अब देखिएगा, जैसे हमने पिछले एक वीडियो में कुछ ऐसे क्वेश्चन कराए थे जिनमें कि रोस्टर विधि से समुच्चय निर्माण विधि या समुच्चय निर्माण विधि से रोस्टर विधि में कन्वर्ट करना सीखा था। अब लेकिन हमें ये देखना है कि समुच्चय का किस प्रकार से संख्या या समीकरणों के हल के रूप में उपयोग किया जा सकता है। जैसे हम देखेंगे कि पहले क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए, जिससे कि आपको बाद में अगर मैं मिटा भी दूंगा तो दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पहले क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे, निम्नलिखित समुच्चय को तालिका विधि द्वारा लिखो। तालिका विधि मैंने बताई थी, रोस्टर विधि को ही हम तालिका विधि कहते हैं, जहां x एक वास्तविक संख्या है। इस बात पर बहुत ध्यान से जोर देना है कि x क्या है, एक वास्तविक संख्या है। अब हम पहले क्वेश्चन को हल करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही ये पार्ट है। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये पहला पार्ट यहाँ पर देखोगे तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि ये a इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स क्यू प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी a जो है उन संख्याओं का समुच्चय है जो कि एक्स क्यू प्लस 1 इज इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई करती हैं। तो एक्स क्यू प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसे हम अगर सॉल्व करके देखेंगे तो x क्यू प्लस 1 इज इक्वल टू 0 को कैसे सॉल्व करेंगे। हमने ये 10वीं क्लास में ऐसे फैक्टर करना सीखा है, लेकिन इस प्रकार का फैक्टर नहीं सीखा कि वहां पर काल्पनिक भी आते हैं और वास्तविक भी। अब यहाँ पर देखो कि हम इसे कैसे लिख सकते हैं, x क्यू प्लस, इस 1 को अगर हम 1 का क्यूब लिख देंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब हम ये बात जानते हैं, आप लोगों ने पिछले क्लासों में ये फॉर्मूले सीखे होंगे, ए क्यू प्लस बी क्यू का, या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी के होल क्यू का, आदि बहुत सारे फॉर्मूले आते हैं। यहाँ पर आप लोग इस चीज को समझने का प्रयास करोगे कि एक्स क्यू प्लस 1 के क्यू का जो फॉर्मूला होगा वो होगा एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले जब ये क्वेश्चन बताए थे पीछे वाले, तो उन पीछे वाली वीडियो के क्वेश्चंस में आप ध्यान से देखोगे कि मैंने बताया दो संख्याओं का गुणा 0 जब ही होगा जब दोनों संख्याओं में से कम कोई एक संख्या 0 जरूर होगी। तो इस बात पर बहुत ध्यान से समझोगे। यहाँ पर अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो या तो ये वाला 0 होगा या फिर ये वाला 0 होगा। तो हम इसे लिखेंगे तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, या फिर हम इसे लिखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम एक चीज ध्यान से देखें कि x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है तो x इज इक्वल टू ये क्या होगा, -1। जब x इज इक्वल टू -1, अब इसे सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए क्या कभी इसके ऐसे फैक्टर हो सकते हैं कि 1 के ऐसे फैक्टर करो कि प्लस करके -1 आ जाए, कभी नहीं हो सकते। तो आप लोगों ने 10वीं क्लास में श्रीधराचार्य नाम से एक सूत्र पढ़ा होगा जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है। तो अब यहाँ पर हम उसी विधि का उपयोग करेंगे जो श्रीधराचार्य में थी। तो यदि हम इसे श्रीधराचार्य विधि का उपयोग करने के लिए तैयार करें तो यहाँ देखेंगे कि a की जो वैल्यू है वो क्या होती थी, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता था तो a इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और b की जो वैल्यू होती थी वो क्या होता था कि x का गुणांक होता था, यानी कोफिशिएंट ऑफ x है तो वो -1 हो जाएगा, और c जो होता था वो क्या होता था, प्लस का 1। कैसे हो गया ये प्लस का 1, क्योंकि c जो है वो बिना x वाला टर्म होता था जिसे हम बोलते थे कांस्टेंट टर्म। अब यहाँ पर b की वैल्यू -1 है, c की वैल्यू 1 है और a की वैल्यू 1 है। तो अब किस प्रकार से हम इसे हल करेंगे, हम लगाएंगे श्रीधराचार्य का वो फॉर्मूला। तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा, वो क्या होता है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि कैसे सॉल्व कर पा रहे हैं। x इज इक्वल टू
यहाँ देखो b की वैल्यू लगाएंगे -1 और माइनस ऑलरेडी है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस माइनस, अब हम इसे देखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ b की वैल्यू -1 लगाएंगे तो ये -1 का स्क्वायर हो जाएगा, -4, a की जगह पर क्या लगाएंगे 1 लगाएंगे, c की जगह पर क्या लगाएंगे 1। अब यहाँ पर देखो a की वैल्यू, c की वैल्यू, b की वैल्यू, सारी वैल्यू पुट कर दें 2 into, अब अपॉन में हम देखेंगे कि a की वैल्यू भी 1 है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ ध्यान से देखिए कि -1 का स्क्वायर कर रहे हैं और मैंने कल बताया था -√3 के स्क्वायर वाले क्वेश्चंस में, तो वहां पर स्क्वायर प्लस का हो गया था, तो ये हो जाएगा 1 - 4 अपॉन 2। अब यहाँ पर देखिएगा कि x = 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3 अपॉन 2। अब यहाँ पर देखिए जो कल हमने पिछले वाले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि -3 रूट के अंदर आ रहा है, इसीलिए ये काल्पनिक संख्या है। जब काल्पनिक संख्या होगी तो काल्पनिक संख्या में चाहे कुछ भी जोड़ो वो रहेगा टोटल काल्पनिक, और काल्पनिक में वास्तविक मिलाने पर मैंने ये भी बताया कि सम्मिश्र बनता है, पर ये पूर्ण रूप से वास्तविक नहीं है। तो हम कहेंगे कि x की ये जो वैल्यू आई है यहाँ से निकल करके ये वैल्यू वास्तविक नहीं है, और ये वाली जो वैल्यू है वो वास्तविक है। और हमसे इसने क्या कहा है कि यहाँ पर x एक वास्तविक संख्या है, जब x वास्तविक होगा तभी इस सेट में आएगा, अन्यथा वो नहीं आएगा। तो समुच्चय a का जो मान होगा वो रोस्टर विधि में ये होगा a, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x की जो वैल्यू है वो -1 है तो हमने लिख दी -1, पर क्या हम इस वाली किसी भी वैल्यू को लिख सकते हैं प्लस या माइनस वाली को? नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पर हम -1 ही लिखेंगे, ये काल्पनिक है, ये इसमें नहीं आएगी। तो a का जो मान होगा वो ये होगा। कभी कभी हम सोचते हैं अगर हमसे ये कहा जाए कि इस समुच्चय में x के कितने मान होंगे जो वास्तविक हैं, तो हम 10वीं क्लास की फैक्टर थ्योरम को याद रखते हैं कि 3 पावर वाला है तो 3 ही होंगे, 4 पावर का है तो 4 होंगे, लेकिन नहीं, हम पहले इसे सॉल्व करके देखेंगे। x की वैल्यू यदि रियल है, रियल कहने पर वही रखी जाएगी, अगर काल्पनिक कहेगा तो काल्पनिक रखी जाएगी। तो इस प्रकार से हम पहले इसे सॉल्व करेंगे और तब उसके बाद हम इसका जवाब देंगे। तो ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा, आप सभी लोग इसे नोट कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि उसमें क्या कहा गया है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमें दिया हुआ है कि a = x such that x² - 2 = 0। तो a ये हमें दिया हुआ है x such that x² - 2 = 0। अब यहाँ पर बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करोगे कि x² - 2 = 0 को सॉल्व करने पर जो x की वैल्यू वास्तविक होंगी केवल वही इस सेट का एलिमेंट बनेंगी, बाकी को हम रिजेक्ट कर देंगे। तो पहले हम इसे सॉल्व करेंगे x² - 2 = 0। अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, x² माइनस, इसे हम क्या लिख सकते हैं, √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखो कि जब ये हमने √2 का स्क्वायर लिखा है तो इस फॉर्म को हम देखेंगे तो ये 10वीं क्लास के एक फॉर्मूले की तरह बन गया, जो हमने बहुत यूज किया था, 9th में भी 8th में भी बहुत सारी क्लास में यूज किया है, a² - b² जैसा। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a - b और a + b। अब आप लोग ध्यान से देखिए, फिर वही कंडीशन बन गई कि दो संख्याओं का मल्टीप्लाई 0 आ रहा है, तो दोनों में से कोई एक 0 होगी, या तो ये 0 होगी या ये 0 होगी। तो पहले हम इसे 0 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, x - √2 = 0। तो x आ गया प्लस का √2। अब हम कैसे लिखेंगे, दूसरे वाले संख्या को 0 रखेंगे
तो ये आ जाएगा x प्लस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू जो आएगी वो माइनस की अंडर रूट 2 आएगी। पर हम देख पा रहे हैं कि इस सॉल्यूशन में x की वैल्यू रूट 2 आई है और x की वैल्यू माइनस की रूट 2 आई है। दोनों ही वैल्यू अपरमेय हैं यानी इरेशनल हैं। और जब दोनों वैल्यू इरेशनल हैं तो मैंने जब नंबर सिस्टम पढ़ाया था तो याद होगा मैंने बताया था कि रेशनल और इरेशनल दोनों को मिलाकर के वास्तविक संख्याएं बनती हैं। तो कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि चाहे इरेशनल हो या रेशनल हो, दोनों संख्याएं ही वास्तविक संख्या का ही सदस्य होती हैं। इसीलिए x की ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों ही वास्तविक होंगी। तो हम कहेंगे कि सेट A जो है इस सेट के दोनों एलिमेंट होंगे। ऐसा नहीं कि हम एक को लिखेंगे एक को नहीं, क्योंकि दोनों ही वास्तविक और उसने भी हमसे वास्तविक ही पूछा है। तो A की जो आंसर बनेगा वो ये बनेगा √2 माइनस √2। तो ये हो गया दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर। तो आप लोग इसे बहुत ध्यान से समझ पाए होंगे कि हम कैसे समीकरण वाले जो क्वेश्चन होते हैं जिनमें इक्वेशंस हमको अंदर दी हुई है उन इक्वेशंस को सॉल्व करके आंसर कब देते हैं और कब हम बिना सॉल्व किए आंसर दे सकते हैं। तो अब यहाँ पर ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए। अब हम इसे पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, देखते ही आप लोग इसे कर सकते हो, क्योंकि मैंने पिछले क्वेश्चन में भी ये बताया था कि बिलोंग्स टू क्या होता है और बिना जब बिलोंग नहीं करेगा तब हम कैसा चिन्ह लगाएंगे। पिछले वीडियो में मैंने बताया नहीं था कैसा चिन्ह लगाएंगे, केवल यही चिन्ह बताया था, ये वाला तो बताया ही नहीं। तो अभी आपको पता चलेगा कि उसे कहाँ लगाएंगे और इसे कहाँ लगाएंगे। मैंने कहा था कि इस चिन्ह को हम क्या कहते हैं, बिलोंग्स टू। जब इसे बिलोंग्स टू कह रहे हैं, हम अपने गांव में रहते हैं तो हम कहेंगे कि मैं इस गांव में बिलोंग कर रहा हूं, बिलोंग्स टू। अगर बिलोंग नहीं कर रहे तो क्या कहेंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू, यानी कि सम्मिलित नहीं है। तो अब हमसे ये पूछा है कि यदि सेट A इतना है तो तारांकित स्थान पर बिलोंग्स टू या डज नॉट बिलोंग्स टू उपयुक्त चिन्ह भरो। अब देखो या तो ये आएगा या ये आएगा, इन सभी में तारांकित का मतलब हो गया स्टार। यहाँ पर जो स्टार बने हुए हैं इन स्टार वाले स्थान पर हमको या तो ये साइन लगाना है या ये लगाना है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन 11th की एनसीईआरटी में भी है और अन्य साइड बुक जितनी भी आप पढ़ोगे, आर डी शर्मा की ले लीजिए या किसी भी ऋचा अग्रवाल की ले लीजिए, सभी किताबों में इस प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे। अब यहाँ पर हमसे पूछा है कि 8 A में, तो अब देखिएगा क्या A के अंदर 8 है। अगर है तो हम कहेंगे कि 8 बिलोंग कर रहा है, अगर नहीं है तो हम कहेंगे कि 8 बिलोंग नहीं कर रहा है, यानी कि 8 बिलोंग्स टू A। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि 8 जो है वो A का एलिमेंट है। तो हम यहाँ पर स्टार को हटा करके बिलोंग्स टू का साइन लगा देंगे। तो ये अब सही आंसर हो गया इसका कि 8 बिलोंग्स टू A। अब यहाँ पर देखेंगे कि 6 इसमें बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो 6 इसमें बिलोंग कर रहा है, इसीलिए स्टार की जगह पर हम क्या लगा देंगे, बिलोंग्स का साइन लगा देंगे। फिर हमने देखा कि 9 इसमें बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब 9 बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा। जब नहीं कर रहा है तो क्या लगाएंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू, यानी कि बिलोंग्स टू के साइन को हम इस प्रकार से लाइन बना करके काट देते हैं तो वो होता है डज नॉट बिलोंग्स टू। अब हम देखेंगे कि 19 यानी कि 19 इसके अंदर है क्या, नहीं है, नहीं है तो ये भी क्या हो जाएगा, डज नॉट बिलोंग्स टू। तो इस प्रकार से आप लोग समझ पा रहे होंगे कि बिलोंग्स टू का क्या यूज होता है और डज नॉट बिलोंग्स टू का क्या यूज होता है, किस जगह पर हमें कौन से चिन्ह का उपयोग करना चाहिए। इस पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चंस आगे हम पढ़ाएंगे जब हम टाइप ऑफ सेट बताएंगे। तो उम्मीद है ये दोनों क्वेश्चन और दोनों पार्ट आपके समझ में आए होंगे। और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग जो टॉपिक पढ़ोगे वो होगा टाइप ऑफ सेट। सेट के टाइप पढ़ेंगे हम, अलग अलग टाइप सेट का अलजेब्रा पढ़ेंगे और तरह तरह के जो क्वेश्चन आएंगे उन क्वेश्चंस को भी आपके सामने सॉल्व कराया जाएगा। तो मैं उम्मीद रखूंगा कि आप सभी के समझ में आ गया है। अगर समझ में नहीं आया है तो वीडियो को दोबारा से देखिए, फिर से समझिए और कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को पूछना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके क्वेश्चन को जरूर